खैर आज हम लोग जो है 3 दिन से चल रहा लगातार आपका कौन सा टॉपिक अनुसूचियाँ नहीं, जिसमें से हम लोग जो है कल 8वीं अनुसूची को पढ़े थे। मैंने बताया था कि लैंग्वेज वाला जो है कौन कौन से राज्य से कौन लैंग्वेज लिया है अगले क्लास में बताएंगे। अब आए तो देख रहे हैं मैप टंगा हुआ है, मतलब कुछ विशेष यहाँ पे होने वाला है ना। एक्चुअली है क्या ना कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय जो भाषाओं की संख्या थी संविधान में कितनी थी? 14। वर्तमान में 22 हो गई है, यानी कि संशोधन करके उसको क्या किया गया होगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि वो भाषाएं हैं कौन कौन सी। कहीं ना कहीं वो भाषाएं किसी न किसी राज्य में बोली जाती होंगी, ठीक है। पहले समझिए फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे। हम लोग मैप जो देख रहे हैं ना, एक है कि लिख लिए याद कर लिए, दूसरा है कि उसको मैप से हम आसानी से समझ ले कि आखिर में कौन कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। हम लोग सीरियल नंबर से इधर से चलना शुरू करेंगे और इस एरिया में इस तरह से जो है सो मूव कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी उर्दू हो गई। इसके साथ ही आपका कश्मीरी भाषा जो हो गया वह बोला जाता है। इसके साथ ही आपका डोंगरी भाषा बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों को, जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भारत में 7000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग केवल इस 22 भाषाओं को जिसको संविधान में मान्यता दिया गया उसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से हो गए इन दोनों राज्यों को मिलाकर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को? कश्मीरी, डोंगरी और उर्दू। कश्मीरी, डोंगरी और उर्दू। उसके नीचे की तरफ आइएगा आपको पंजाब है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है। नीचे आइएगा राजस्थान और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है, तो इन क्षेत्रों में जो सिंधी भाषा चलती है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, सिंधी भाषा चलती है, तो राजस्थान में भी सिंधी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए सिंधी। नीचे आइएगा गुजरात में गुजराती, फिर महाराष्ट्र में आइएगा मराठी, उसके नीचे आइए गोवा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोंकणी भाषा बोला जाता है, कोंकणी भाषा। इसके जस्ट नीचे आइएगा कर्नाटक है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। केरला में मलयालम बोलते हैं हम लोग। फिर आ जाइए तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं। और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो हो गया यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं। इसके ऊपर आइएगा उड़ीसा में उड़िया भाषा है। इसके ऊपर आ जाइए पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में खास करके हिंदी भाषा जो है सो बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो झारखंड है यहाँ पर एक संथाली प्रजाति रहती है, तो उसके लिए संथाली भाषा को भी जो संविधान में मान्यता दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत भाषा भी आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्रों में संस्कृत भाषा का भी प्रचलन है। शादी विवाह में पंडित जी आते हैं तो संस्कृत बोलते हैं ना, संस्कृत भाषा का भी प्रचलन है। इसके ऊपर अब अंदर की तरफ, यानी ये चिकन नेक, ध्यान है हमने बोर्ड पे आपको चिकन नेक समझाया था, इसी को कहा जाता है चिकन नेक। तो चिकन नेक के ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ सिक्किम है, सिक्किम में नेपाली भाषा बोला जाता है। इसके आगे की तरफ आप बढ़िएगा तो सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, तिब्बत भूटान का क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे बोडो लैंग्वेज बोला जाता है। बोडो सामान्य तौर पे बोडो भारत में, पश्चिम बंगाल में, भूटान में, तिब्बत में, म्यांमार में जो भाषा बोली जाती है वो बोडो है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में चूंकि इससे सीमा साझा करते हैं, इसके आसपास के लोग जो है एक जैसे भाषा बोलते हैं, तो बोडो हो गया। अंदर की तरफ आइएगा असम में तो असमी भाषा बोला जाता है। फिर नीचे आ जाइए आप मणिपुर में, तो मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोला जाता है, ठीक है। ये सारे 22 भाषा हैं जो आपको मैप के ऊपर आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे एक 14 ही भाषा थे ना, बाकी तो बाद में जोड़े गए हैं। तो कौन कौन से भाषा बाद में जोड़े गए उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था कब? 1967 में, 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। और इस समय जो भाषा जोड़ी गई थी संविधान में वो थी सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी जो अभी आपको बताया मैंने, राजस्थान के आसपास बोला जाता है। उसके बाद आपका जो है एक और संशोधन हुआ 71वां संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और इस समय 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। सामान्य तौर पर उस तीनों भाषा को आप ध्यान रख सकते हैं। 9 ठीक है, 9 जो है उससे कौन सी भाषा थी? नेपाल में। बहुत बढ़िया।
नहीं, मलयालम तो पहले ही से था। म से आपका मणिपुरी, बहुत बढ़िया। और क से आपकी कोंकणी, कन्नड़ पहले से थी, कोंकणी भाषा। इन तीनों को जो है 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद एक 92वां संशोधन हुआ, 92वां संशोधन हुआ, यह हुआ 2003 में। और इस समय 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, मैथिली, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये 4 भाषाएं जो हैं वह 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 2003 में जोड़ा गया। 14 था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये हो गया क्लियर? यानी कि इन भाषाओं को छोड़ करके बाकी जो भाषाएं बच गए, उन सभी भाषाओं को भारतीय जो संविधान लागू हुआ था उसी समय भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। क्लियर? अब सोचिए कि आज का क्लास जो बंदा मिस कर गया उसका क्या होगा? उसको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? चलिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे इसको। फिर से ऐसे ही शुरू करते हैं मैप के हिसाब से। भारत का सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो लद्दाख हो गया। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था ना, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपरी क्षेत्र, अब सबसे ऊपरी क्षेत्र लद्दाख है, उसी के साथ नीचे सटा हुआ जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे 3 भाषाओं, यहाँ की 3 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है। कौन कौन? कश्मीरी, डोगरी और उर्दू, इन 3 भाषाओं। उसके नीचे आइए पंजाब, पंजाबी, राजस्थान, सिंधी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकणी जो था मूल संविधान नहीं था, 71वां संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। उसके नीचे कर्नाटक है, कन्नड़, केरला है, मलयालम, तमिल है, तमिल भाषा तमिलनाडु में तमिल, ऊपर आंध्र प्रदेश, तेलुगु, उड़ीसा उड़िया भाषा, पश्चिम बंगाल बंगाली भाषा, झारखंड हिंदी, हिंदी तो कॉमन है कई एक राज्यों का, लेकिन यहाँ पे मेन हो जाएगा संथाली, ठीक है। बिहार हिंदी है, इसके साथ साथ आपका मैथिली, भोजपुरी नहीं, भोजपुरी को संविधान थोड़े मान्यता मिला है, मैथिली। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये मध्य प्रदेश, इन सभी के क्षेत्र को मिलाकर के आप संस्कृत और हिंदी को इंक्लूड कर सकते हैं। ऊपर आ जाइए सिक्किम, नेपाली, अंदर की तरफ ये वाला ऊपरी वाला क्षेत्र जो तिब्बत से सीमा साझा करता है वहां पे बोडो, असम में असमी, मणिपुर में मणिपुरी। हो गया? इन भाषाओं को संविधान मान्यता मिला है। क्लियर? देखिए ये सारे जो राज्य हैं ना, लगभग कॉमन टाइप की भाषाएं बोली जाती है। ऊपर है क्योंकि ये तिब्बत से अटैच है, चीन से अटैच है, तो यहाँ पे बोडो एक स्पेशल भाषा हो गया। मेघालय त्रिपुरा में जो वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज है ना, उस टाइप के भाषा बोली जाती है। जैसे आपका मेघालय की अगर हम बात कर लें तो गारो लैंग्वेज, खासी लैंग्वेज बोला जाता है। गारो खासी वहाँ की जनजाति है तो उसके हिसाब से बोला जाता है, लेकिन उसके कोई भाषाओं को संविधान में मान्यता नहीं दिया गया है। जैसे अपने बिहार में है भोजपुरी बड़ा फेमस है, अरे मैथिली से ज्यादा तो भोजपुरी है हम लोग के लिए फेमस ना, लेकिन भोजपुरी को संविधान में मान्यता मिला नहीं मिला। मैंने क्या बताया कि 7000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमने जो उन्हीं भाषा पर चर्चा किया है जिसको संविधान में क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। मैथिली कैसे बोला? कितना पागल लगा है कि मैथिली के ना बोल जाए थे, बेहुदा आदमी जना बोल रहे थे नहीं तो मैथिली बोल जाए थे। आया समझ में? चलिए वैसे अगर हम देखेंगे संस्कृत को सबसे ज्यादा मान्यता या भोजपुरी को सबसे ज्यादा मान्यता देने वाला जो देश है, आप हिंद महासागर की तरफ जब आप जाइएगा तो आपको मॉरिशस एक देश है, ठीक है। वहाँ पे भोजपुरी को जो है सो मान्यता दिया गया। बिहार के ही व्यक्ति हैं, मूल रूप से बिहारी हैं, वहाँ के आज के टाइम में राष्ट्रपति हैं, तो वो जगह थोड़ा सा हाँ द्वीप है, द्वीपीय देश है, टापू थोड़ी होता है। चलिए
समझ में आलो तू सबके चला एकरे मैथिली कहल जाय छै लेकिन पूरा मैथिली ना है ई तैका निका मैथिली भोजपुरी के मिक्स अप भाई सीतामढ़ी साइड के लैंग्वेज है ई लेकिन ओकरा ओने जेबा त एही टाइप के भाषा बोलल जाय छै ठीक हो देखिए मैं भाषाओं को बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इसी हिसाब से ठीक है अभी ध्यान रखिएगा याद रहेगा लिखिए हेडिंग क्या आर्टिकल सूची लिखे थे और लिख लीजिए नीचे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 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 लिखते जाइए नीचे मैं 2 बार बोलूंगा ध्यान से सुन करके लिखना है बीच में कुछ पास नहीं कीजिएगा ध्यान से सुनिए लिखते जाइए ऊपर से हम लोग चल रहे हैं डोंगरी 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 उर्दू उर्दू कश्मीरी कश्मीरी पंजाबी पंजाबी सिंधी सिंधी यहां पे सिंधी के बगल में पोस्ट में आप लिख लीजिए 21वां संशोधन 1967 सिंधी के बगल में पोस्ट में लिखना है 21वां संशोधन 1967 मतलब कि इसको 21वें संशोधन द्वारा 1967 में क्या किया गया था संविधान में जोड़ा गया था इसके बाद आ जाइए गुजराती गुजराती मराठी मराठी अगला कोंकणी 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 इस तीनों को नीचे लास्ट में लिखवा देंगे कब जुड़ा गया था अभी बस केवल कोंकणी लिखिए उसके बाद नीचे आइए तो कन्नड़ 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 फिर मलयालम मलयालम तमिलनाडु में आ जाइए आप क्या हो जाएगा तमिल तमिल आंध्र प्रदेश में तेलुगु तेलुगु उड़ीसा में उड़िया उड़िया झारखंड में संथाली संथाली बंगाली पश्चिम बंगाल में बंगाली और अंदर की तरफ चल देते हैं हिंदी उर्दू हिंदी कौमा उर्दू 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 हो गया ना एक बार वहां पे लिख लीजिए संस्कृत संस्कृत उसके बाद बिहार में चूंकि एक भाषा बोली जाती है बिहार की एक भाषा को मान्यता मिला है मैथिली मैथिली हाँ कॉमा देकर के लिखते जाइए मैथिली उसके बाद आप लोग चिकन नेक से ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नेपाली नेपाली उसके बाद बोडो 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 नीचे आइएगा असमी असमी और मणिपुरी मणिपुरी
देखिएगा 22 हो गया, हो गया, चलिए इसको गरीबी वाला डिजिटल बोर्ड कहते हैं। जब मानो इसको मैप बना दीजिए, जब मानो जो बनाना है बना दीजिए। नहीं, चलिए आगे का जो सूची आपका कंप्लीट। इसमें ये वाला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिएगा। ये तो आप लिख चुके हैं सिंधी वाले को जी? नहीं, अगला पॉइंट भी नोट लिख करके लिखिएगा, नोट 1 2 करके लिखिएगा। 71वां संवैधानिक संशोधन, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली कौमा मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को संविधान में मान्यता दिया गया था। संविधान में मान्यता दिया गया था। अगला नोट नंबर 2, 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 2003 में बोडो मैथिली संथाली तथा डोंगरी भाषा को मान्यता दिया गया था। संथाली तथा डोंगरी भाषा को मान्यता दिया गया था। डोंगरी भाषा को मान्यता दिया गया था। चलिए ये 8 जो था, 8 तक अनुसूचियां जब संविधान बना था तभी ये जोड़ दिया गया था, नहीं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं वह बाद में विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती कैसे। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के उंगली में कैंसर हो जाए, ठीक है, तो या तो पूरे शरीर को खत्म कर लीजिए या फिर उंगली काट करके इसको हटा लीजिए। जैसे कुष्ठ वगैरह हो गया, कोढ़ फूट गया, तो उंगली काट के हटा दीजिए, आपका पूरा शरीर क्या हो गया, स्वस्थ रह गया। उसी प्रकार से चूंकि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और उसमें यह व्यवस्था डाली गई थी किस आर्टिकल द्वारा, 368 आर्टिकल के द्वारा। और कहां से लिया गया संवैधानिक संशोधन प्रणाली? दक्षिण अफ्रीका से ये संशोधन प्रणाली लिया गया है और संविधान में जोड़ा गया कि जब आपको संविधान के किसी रूल्स से कोई दिक्कत हो या कोई नया रूल जोड़ना हो तो आप बाकी संविधान के रूल्स के साथ बिना छेड़छाड़ किए क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा जीवन बचाना है तो कोढ़ फूटा है तो उंगली काट के क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, पूरा का पूरा शरीर आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा, बच जाएगा। उसी क्रम में हमने 9वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में क्या किया था, सबको मैं एक बार समझा देता हूँ फिर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 9वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अब सोचिए 1950 में संविधान बन रहा है और 1951 में संविधान के रूल से लोगों को दिक्कत होने लगा और संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। बेसिकली यह संशोधन पंजाब राज्य के कारण हुआ था और इसी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भूमि अधिग्रहण बिल
बिल पारित किया गया, पास किया गया। अब ये भूमि अधिग्रहण बिल क्या था? देखिए, सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार को शासन सत्ता चलाने के लिए लोगों को बुनियादी सुविधा देना अनिवार्य हो गया। जैसे मान लिए कि अभी आपका पीएम गति शक्ति योजना, भारत सरकार का मेन प्रोजेक्ट जो है ये पीएम गति शक्ति योजना के ऊपर कार्य कर रही है भारत सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को हाई स्पीड ट्रैक से जोड़ देना है। वो रेलवे हो, आपका रोड हो, आपका हवाई जहाज हो, आपका पनिया जहाज हो, सभी जगह से एक तरफ से कनेक्ट होंगे सभी। और जो व्यापारिक व्यवस्था है, व्यापार व्यवस्था, वो तेजी के साथ जो है सो ग्रो करेगा। ठीक है, तो सरकार उस पर फोकस कर रही है। अब सवाल उठता है कि हमको जो है सो बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए सड़क बनाना होगा। अब सड़क सरकार हवा में लटकाएगी तो कहीं ना कहीं तो जमीन लेगी, तो जमीन लेगी तो उस दौरान जो है सो जमीन कैसे ले लेगी? बाप रे, इतना मेहनत से मान लिया कि हम बहुत मेहनत से कमा करके 20 बीघा जमीन जमा किए हुए हैं और सरकार मेरा 1 बीघा ले लेता, हम तो रोड पे आ जाएंगे, गरीब हो जाएंगे ना, थोड़ी सी स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। तो उस स्थिति में सरकार ने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण बिल पास किया। और भूमि अधिग्रहण बिल कहता है कि अगर किसी सार्वजनिक कार्यों के लिए, यानी कि जिस काम से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होने वाला हो, उस काम के लिए सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, किसी के भी जमीन को ले सकती है। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि मान लेते हैं मैं जो हूँ ज्यादा संपन्न आदमी नहीं हूँ और मेरा मात्र जो है 2 कट्ठा 5 कट्ठा जो है सो जमीन इस रोड में पड़ रहा है और सरकार यहाँ से रोड निकाल दी, नहीं सार्वजनिक फायदे के लिए, क्योंकि सार्वजनिक हित के लिए सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, निकाल दिया। हम तो रोड पे आ गए, हमारा जीवन यापन कैसे कर चलेगा? तो आर्टिकल हमारा 21 जो है जीवन जीने का अधिकार बताता है। आर्टिकल 21 जब आर्टिकल पढ़ेंगे वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार बताता है और भारत सरकार सब कुछ कर सकती है, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दे सकती है। आज के टाइम में आप देखते हैं कि 2 रुपए में जो है गेहूं, 1 रुपए में चावल वगैरह जो मिल जाता है या उसी के तहत मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार या संविधान कहता है कि आप चाहे जिस कारण से मरे लेकिन भूखे नहीं मरने देना है और भोजन जो है सो मिल जाता है। आप नहीं भी कमाइएगा, नहीं भी नौकरी होगा तो सरकार भूखे नहीं मरने देगी। भात तरकारी क्या कहते हैं आपका ये दाल भी देती है सरकार, रोटी चलता रहेगा। ये अलग बात है कि नौकरी नहीं होगी तो घी नसीब नहीं होगा, घी के लिए नौकरी चाहिए, घी सरकार नहीं देगी। बात समझ में आया आपको? तो वो जो है भूमि का अधिग्रहण अगर कर लेती है तो हम जिएंगे कैसे? तो आर्टिकल 21 के तहत जब भारत सरकार चूंकि जीवन जीने के अधिकार के तहत किसी के जमीन को अगर सरकार लेती है सार्वजनिक हितों के लिए तो उसके बदले में वो क्या करती है? पेमेंट करती है। और खास तौर पे उस मार्केट का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, उसका 3 गुना पेमेंट करती है सरकार, 4 गुना नहीं करती है, 3 गुना पेमेंट करती है। रूल ये, हालांकि अलग बात है कि दलाल लोग पड़े हुए होते हैं बीच में, अब सब जो है सो क्या कर लेता है, मतलब पूरा पैसा नहीं दे पाता है लोग, क्योंकि हमारे पास आपके पास जानकारी तो होती नहीं है। सरकार 3 गुना पेमेंट कर दी, दलाल बोला कि बेच दो, ना बेच तो पता चली सरकार चेक लेते रह जाएगा। अब हम लोग को लगता है कि चलो यार जो ही निकल जाए, तो हम जो निकल जाए के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन अगर आप जीत पर जाइएगा तो सरकार का हिम्मत नहीं कि आपको जमीन का अधिग्रहण कर दे। ठीक है, और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, YouTube पे कभी सर्च मार के देखिएगा। लोग जो है सो बीच में कोई किसी का मान लीजिए पुश्तैनी दादा ने बनवाया हुआ है घर, वो कहा कि नहीं सब कुछ हो सकता है, घर नहीं छोड़ सकते हैं, रोड सामने से आ रहा है, यहाँ पे बंदे का घर है। अब सरकार जो है इसके रोड को क्या करेगी? आगे नहीं लेके जा सकती, का छोड़ ही नहीं रहा है, तो सरकार रोड इससे घुमा के लेके गई है। ठीक है, बीच में उसका घर पड़ा हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोगों में थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा डर कि पता नहीं सरकार जो है सो कहीं ले ले, पैसों न दे, धन धर्म दोनों चल जाए, इस चक्कर हम लोग जो भाव मिलता है वो भाव में क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। ध्यान क्या रखना है कि 9वां संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, जो आपको क्या बताता है? भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताता है। 10वां संवैधानिक संशोधन यह जो है 1992 में 52 में हुआ था। ठीक है, 1992 में 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। और यह संशोधन क्या बताता है? यह बताता है आपको दल बदल पर प्रतिबंध। ठीक है, मान लिए कि मैं बीजेपी के तरफ से हूं और कुछ समय के बाद मैं कांग्रेस में एंट्री कर गया, तो यहाँ पे होती क्या थी कि मान लिए पहले एंट्री कर गए इलेक्शन से तो कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद अगर एंट्री करते हैं तो फिर सरकार बनाने में समस्या आने लगती थी। जैसे एक हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत सरकार के पास यानी कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 543 है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पार्टी को बहुमत में आना है तो उसको कम से कम कितनी सीटें चाहिए? बहुमत में आने का मतलब हुआ 50% प्लस 1, नहीं तो कम से कम अगर वह 272 सीटें
क्या? हाँ 85 1985 होगा, ठीक है। 272 सीटें उसको क्या चाहिए, कम से कम चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब अगर किसी एक पार्टी को 272 सीटें आई तो नॉर्मल सी बात है दूसरी पार्टी को 271 सीटें आएंगी। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। होता है ऐसा नहीं कि 272 सीटें आएंगी तो दूसरे को 271 आ गया, लेकिन होता क्या है कि सरकार गठबंधन में चलती है। जैसे वर्तमान में सरकार जो है एनडीए की चल रही है, बीजेपी की थोड़ी चल रही है, एनडीए की चल रही है। यानी कि बीजेपी ने बहुत सारे ग्रुप के साथ जो संगठन बनाया है उसको एनडीए कहते हैं, और कांग्रेस बहुत सारे ग्रुप के साथ संगठन बनाता है उसको यूपीए कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी पार्टी को, जो पार्टी अभी सरकार चला रही है उसके पास जो है 272 सीटें हैं, दूसरी पार्टी के पास 271 सीटें हैं। अब समस्या यह है कि आपको जो है कुछ लोगों को मंत्री बनाना है, इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया कि फलाने आदमी मंत्री बनेंगे, लेकिन एक बंदा जो चाह रहा था मंत्री बने उसका नाम सिलेक्ट ही नहीं हुआ मंत्री बनने में। अब वो खिसिया जाएगा। जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में देखिएगा 2-3 वो ऐसा आदमी होता है जो पक्का खिसियाता है, वो या तो फूफा होगा नहीं तो जीजा होगा, समझे। अब उसी को मनाने में आधा घर लगा हुआ होता है, आधा घर शादी ब्याह करवाता है। उसी तरह से अगर इस ग्रुप में से कोई एक बंदा नाराज जो है कि नहीं, जिसको मंत्री का पद नहीं दिया गया, हम जो हमको मंत्री दीजिए नहीं तो हम आपके पार्टी में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे हो गई कि उस बंदे को आप अगर छोड़ दीजिएगा, नहीं रहे पार्टी में नहीं रखिएगा, दूसरा पार्टी को पता है कि एक सीट अगर हमारे पास आ गई तो सरकार हम बना लेंगे, इनवाइट कर दिया कि आइए आपको मंत्री पद देंगे। भाई साहब उसमें से निकल के आ गए, इसमें अभी हो गया कितना 272, ये हो गया 271। अब सरकार कौन बनाएगा? जो बहुमत में होगा तो ये सरकार बनाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो 271 लोगों ने मिलकर के इस पार्टी के जीत में सहयोग दिया था और दूसरा व्यक्ति जो इस पार्टी को जिताने में सहयोग दिया था उसको यहाँ पे मंत्री बना दिया गया। और यहाँ जो है अभी तो कोई ना कोई फूफा मौसा टाइप के लोग होंगे, जीजा टाइप के लोग। अभी बंदा खिसिया है कि नहीं हम मंत्री बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो वो बनेगा तो हम जो पार्टी छोड़ देंगे। ये बैठा है यहाँ पे बेटा हमारी तरफ। अब होता क्या था कि इलेक्शन हो गया, अब 5-6 महीने सरकारी नहीं बन पाती थी, जिसके कारण संविधान में संशोधन किया गया और बोला गया कि अगर आप किसी लालच के वशीभूत होकर के पार्टी का परित्याग करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो आपकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के टाइम में आप देखते हुए इलेक्शन से पहले क्या होता है, वो लोग अपना पार्टी बदल खरीद बेच कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद अब खरीद बेच जो है नहीं के बराबर होता है। तो ये 10वां संवैधानिक संशोधन आपको क्या बताता है? दल बदल पर प्रतिबंध के बारे में बताता है, और 1985 में असंवैधानिक संशोधन किया गया, क्लियर। 11वां संवैधानिक संशोधन, यह एक्चुअली 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने मिस कर दिया है, ये पहला संवैधानिक संशोधन था प्रथम, यह 52वां संवैधानिक संशोधन था जो कब हुआ 1985 में, और 11वां संवैधानिक संशोधन जो था वो 11वां अनुसूची 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और 1993 में 1993 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। कहो तकिया लगवा दे साहब, जैसे करना पड़ा क्लास में आए हुए हैं हम लोगों। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, और 1993 में लागू किया गया। अब हुआ यहाँ पे क्या, एक्चुअली जो है जो केंद्र सरकार प्रोजेक्ट लेके आती थी, आप आज से 10 साल पहले के बारे में सोचिए, 10 साल 15 साल पहले के बारे में। कभी गांव में अगर बाढ़ वगैरह आता था, खेत डूब जाते थे, धान नहीं होता था, तो सरकार राशन भेजती थी। राशन आपके नाम पे 50 किलो आया, आपके घर पे पहुंचते पहुंचते 10 किलो हो जाता था, नहीं। लेकिन आज के टाइम में सरकार 5 किलो राशन उधर से भेजती है तो आपके घर पे 5 किलो पहुंचता है। करता है आप? नहीं करता है ना। तो हालांकि बात वही हो गई, पहले 50 किलो भेजती थी, 10 किलो पहुंचता था, अब 5 किलो भेज रही है, नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि सरकार को लग रहा था कि हम जो लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं ना, ये 100% नहीं पहुंच पा रहा है, या हमारा प्रोजेक्ट गांव के कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसने जो है क्या किया, एक समिति बनाया, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उसको बोला कि गांव के हर तबके तक अगर हम गांव के
हर तबके तक अगर हम किसी प्रोजेक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें? आप जो है सो रिसर्च करके बताइए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि आप गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि यहाँ से राज्य में और राज्य से गांव के प्रतिनिधियों तक पहुंचेगा तो आसानी से उनको जो है सो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे अभी के टाइम में इंदिरा आवास है, सीधे वार्ड जो सदस्य होते हैं वो लोग उस पर अप्रोच करते हैं, 30,000 रुपया दीजिए आपका जो इंदिरा आवास पास है। समझ में आया? तो जिस तरह के प्रोजेक्ट जो है वर्तमान टाइम में आपके क्या होते हैं, चल रहे होते हैं। तो 11वां संवैधानिक 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया कि गांव में ग्राम पंचायत होगी। लेकिन फिर सरकार के दिमाग में आया कि भाई गांव में लोग रहते हैं, शहर में क्या पैजामा रहता है, शहर में भी तो आदमी रहता है ना, तो शहर में भी विकास क्या हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाए। तो उस दौरान क्या किया गया कि 11वां संशोधन को रोक दिया गया और आपको संविधान में संशोधन किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कब इस संशोधन द्वारा 74वें संशोधन द्वारा कब 1993 में, और दोनों को एक साथ 1993 में क्या कर दिया गया, ऊपर वाले को ग्राम पंचायत को अप्रैल में और नगर पालिका को जून में भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 1993 में लागू किया गया। 12वीं, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में एक बात कही गई है। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 1993 में लागू कर दिया गया और यह नगर पालिका के बारे में बताता है। क्लियर? चलिए देखिए 9वीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची देखिए, यह अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसके तहत भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। जिसके तहत भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। अगला 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची इसे 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसके तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। जिसके तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया।
नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची इसे 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा तथा अप्रैल 1993 में लागू किया गया तथा अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इस संशोधन के तहत गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। इस संशोधन के तहत गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। अगला 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा तथा लागू किया गया। 1993 ईस्वी में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा तथा लागू किया गया। इसे भारतीय संविधान में जोड़ा तथा लागू किया गया। जोड़ा तथा लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जिसके तहत शहरों में नगरपालिका की व्यवस्था की गई। जिसके तहत शहरों में नगरपालिका की व्यवस्था की गई। शहरों में नगरपालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए, ये हमारा जो सो अनुसूची था। मैंने बताया था कि इसका एक ट्रिक भी है। ये तो पूरा स्टोरी हो गया। अगर किसी को पढ़ाना हुआ तो जैसे बैठ करके उसको क्या कर सकते हैं, आप पूरा समझा कर पढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इतने लंबे चौड़े ऑप्शंस तो होंगे नहीं। उसमें जो है फिर एग्जाम के दौरान शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शन को कैसे कवर करेंगे तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जनरली जो है मैं बार बार आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग जो है हमको पता है कि याद नहीं कर रहे हैं। जो याद कर रहे होते हैं तो एक अपने आप चेहरे पे अलग टाइप का चमक आने लगता है। लेकिन आप लोग वैसे ही पत्ता की तरह आए थे, अभियो पत्ते की तरह दिख रहे हैं। चमक आई नहीं है। याद किए हैं? सुनते हैं अभी थोड़ी देर में। देखिए, या तो आज के टाइम में आप 5-6 घंटा पढ़ लीजिए, या फिर भविष्य में 12-12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए। ये बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। क्योंकि सरकारी काम 8 घंटा होता है, लेकिन प्राइवेट काम जाइए तो 12 घंटा होगा। पैसा यही से ही देगा। एकदम गांठ बांधिए इस चीज को। तो कोशिश कीजिए ना कि जवानी है, अभी एकदम जवान हुए आप लोग, नहीं तो अभी आपके पास जो है सो पूरा ताकत है, पूरा जुनून होगा। 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ लीजिए।
नहीं तो बुढ़ापा जब 12 घंटा खटना पड़ेगा ना, एक बार रिक्शा वाले से पूछ करके देखिए कैसा ना मजा होता था। वो जिंदगी झंड हो गया है, क्या झंड हो गया है, क्या कि आपके टाइम में वो जिंदगी का मजा ले रहा था। तो आप अगर अपने इस टाइम में जिंदगी का मजा ले रहे हैं ना, तो बुढ़ापे में जिंदगी फिर आपका मजा लेगी, एकदम गारंटी है इस बात का। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ना है। अभी तो पॉलिटी शुरू हुआ है, आज से आपका करंट शुरू हुआ है। अभी 14-15 वो सब्जेक्ट हम आपको लिखवाए थे, वो सब पढ़ना है। तो धीरे धीरे कवर करते चलिएगा, तब ना आपका सब जो है एक जगह इकट्ठा होते जाएगा। अब खाली कॉपियां बना लीजिएगा तो जॉब होगा नहीं, होगा नौकरी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा उस ट्रिक से देख लेते हैं कैसे आसानी से याद रखेंगे। पहली अनुसूची जो है, एक ही अनुसूची एक के बारे में बताता है। एक ही अनुसूची क्या बताता है, जो रूल बताता है उसके अनुसार क्या बताता है, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि एक ही अनुसूची एक के बारे में बताता है, एक संघ नहीं। दूसरी अनुसूची क्या बताता है, बताइए। हम ऐसे ही कह रहे हैं कि हम लोग नहीं याद कर रहे हैं, गुड। विशेष अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में। दूसरी अनुसूची जो है ना, वो मुद्रा के बारे में बताता है। मुद्रा, वेतन, पेंशन और भत्ता में क्या दिया जाता है, पैसा ही दिया जाएगा। अब सरकार जमीन रजिस्ट्री करेगी नहीं। अब मुगल शासक का अंतिम शासक वंश थोड़े चल रहा है कि अपना सामान बेच के पेंशन देगी, पेमेंट करेगी ना। तो ये दूसरी अनुसूची जो है, इसमें 2 अक्षर है मुद्रा में। तीसरी अनुसूची विशेष अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले शपथ। तीसरी 3 शपथ, 3 अक्षर। चौथी बिल्कुल आवंटन या बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या इसी को कह दीजिए बंटवारा। 4 चौथी अनुसूची 1 2 3 4 शब्द है इसमें। 5वीं अनुसूची बहुत बढ़िया, अनुसूचित जाति और जनजाति में यहाँ से यानी कि अनुसूचित अनुसूचित 1 2 3 4 5। 5वीं अनुसूची 5 अक्षर। 6वीं अनुसूची स्पेशल केस नहीं, केवल ये 4 ही राज्यों में लागू होता है। 1 2 3 4 5 6। 7वीं अनुसूची सत्यों का बंटवारा, 100 से 7 और 100 से शक्ति। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, यानी कि लैंग्वेज, LANGUAGE। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं अनुसूची 8 के बारे में। 9वीं अनुसूची अभी क्या, भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं अनुसूची 9 अक्षर। 10वीं अनुसूची 10 से 10 से दल बदल। अब ये 10 अक्षर कहाँ से लेके आए हो? 10 से 11 और 10 से ग्राम पंचायत। अब 10 से 12 और 9 से नगर पालिका। मतलब ये नहीं बैठ रहा है 12 अक्षर कहाँ से लेके आएंगे भाई, हर शब्द नहीं मिलता है। लेकिन एक मोटा मोटी आपको जो ध्यान में आ जाएगा, अच्छा नगर पालिका सीधा 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं आपका नगर पालिका के बारे में बताता है। इसको उतार लीजिए, एक हेडिंग लिखिए अनुसूचियों का ट्रिक लिख के तब इसको उतारिए। 1 से 2 बार जैसे हम लिखे हैं ना बोल के, वैसे आप बोल के पढ़ लीजिएगा, ये दिमाग में आ जाएगा। अनुसूचियों का ट्रिक। अनुसूचियों का ट्रिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
गाड़ी को चेक करना, वाहन जो है सो इनके अंतर्गत आते हैं। गाड़ी में लोग ज़्यादा है कम है, सब चीज़ों के उपयोग है। कमाई वाला भी सेक्टर है, छोड़ेगा। हो गया, चलिए खड़ा लीजिए। अभी जो UAE T20 होने वाला है लीग, उसमें किस भारतीयों को फ्रेंचाइजी मिला है? देखिए कहिए, देखिए आप खड़ा हुए भाई साहब। अच्छा आज ही से आए हैं आप, खड़ा हुए हैं और तेरी दिमाग को पढ़ा रहे थे क्या आप? खड़ा नहीं पढ़े हैं, टाइम ही नहीं मिला। 2 दिन का टाइम है तभी टाइम नहीं मिला। बैठिए, आप बताइए। अडानी ग्रुप को जो फ्रेंचाइजी मिला, बहुत बढ़िया। बैठिए, आप बताइए। आप सर, आप बताइए भाई साहब पीछे वाले। हाँ कहिए, आप पढ़िएगा भाई, ये बताइए। नहीं अगर आप लोग कहिए तो पंडित से दिन दिखवा दे, वही दिन से पढ़ाई शुरू किया जाएगा। बैठिए, चलिए इसको देख करके आइएगा। फिर अब आप बताइए, कल रात किए नहीं आज तब तक फिर एक और चढ़ जाएगा, क्योंकि करंट तो डेली करना है ना आपको। चलिए